तो एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो जैसा मर्जी है, ठीक है। एक्सेप्शनैलिटी जो है वो जैसी मर्जी हो, उसको पढ़ने का अधिकार है। द राइट टू रिसीव हेल्प इन लर्निंग टू द लिमिट ऑफ हिज हर कैपेसिटीज, वो बच्चे की जो कैपेसिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की हेल्प करनी है, ये उसका राइट है। डेमोक्रेटिक फिलोसफी आल्सो स्टेट्स दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे उसका आईक्यू लेवल जैसा मर्जी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जैसा मर्जी है, चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज स्कूल ने या पेरेंट्स ने देनी है हर बच्चे को। वेदर दे आर ब्राइट, इंटेलिजेंट है, एवरेज बच्चा है, डल डल शब्द यूज नहीं करते आजकल, किसको कहते हैं, स्लो लर्नर बच्चे जो हैं, मेंटली रिटार्डेड है अगर बच्चा तो उसके अकॉर्डिंगली उसको पढ़ाना है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी है स्कूल की बिल्डिंग में भी, अपने करिकुलम में भी, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से हो सके। चाहे वो बच्चा डेलिक्वेंट है, डेलिक्वेंट बच्चा वो होता है जो शरारती बच्चे होते हैं, जो जानबूझ के एंटी सोशल एलिमेंट्स में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। In every classroom, there are different kinds of students on the basis of individual differences. इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे में, अब कोई भी दो बच्चे जो है वो सेम नहीं होते, चाहे बच्चा जो है वो ट्विंस ही क्यों ना है, तो उनमें भी शक्ल चाहे सेम हो सकती है लेकिन आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, उनकी सोशल डेवलपमेंट अलग अलग तरह की हो सकती है, ठीक है, और बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। एंड हु हैव सम लर्निंग प्रॉब्लम, और किसी बच्चे को कुछ ना कुछ लर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। दे नीड एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम द टीचर्स एंड पेरेंट्स, और ऐसे जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है। एक वो फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तारे जमीन पर, देखी है बच्चे, यस सर। है ना। तो वो जो बच्चा है वो एक्सेप्शनल चाइल्ड है या चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, उस बच्चे को पेरेंट्स से टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत थी कि वो सारे जो हैं वो बच्चे को अच्छी तरह से समझें डिटेल में, है ना, और उसको समझ के फिर उसको पढ़ाने की जरूरत थी। जब उसने बाद में स्कूल चेंज किया उस फिल्म में, फिर वो अच्छा परफॉर्म करने लग गया क्योंकि वहां पे जो टीचर था, टीचर ने उस बच्चे को अच्छी तरह से समझा। These learning problems even after the teacher guidance may persist and consequently child experiences failure। अब कई बार ऐसा भी होता है कि चाहे टीचर ने गाइडेंस दे भी दी, हेल्प कर भी दी, लेकिन बच्चा फिर भी प्रॉब्लम फेस करता है, फेल हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो कई बार ड्रॉप आउट भी हो जाता है। Hence there is a need to understand the children with special needs, इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से समझा जाए, क्योंकि जब तक टीचर और पेरेंट्स इन बच्चों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काम अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इंक्लूड, ये हमने पहले बात करी है, ब्राइट बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट बच्चे, एवरेज बच्चे होते हैं, ज्यादातर क्लासरूम में जो है वो एवरेज बच्चे ही होते हैं, और एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, ये तीनों तरह के हमारे सिलेबस में हमने बात करनी है जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं बच्चे। तो हमने तीन तरह के बच्चों की बात करनी है, ब्राइट, एवरेज एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। और इसके बाद कुछ बच्चे जो डिसेबल होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, उन बच्चों को भी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। A disability results from medical, social, learning difficulty that interfere significantly with the student's normal growth and development। ये जो डिसेबिलिटी है वो इंटरफियर करती है, ये जो प्रॉब्लम है बच्चे की ना, डिसेबिलिटी किसी भी तरह की है, जो हमने ये बात करी तीन तरह की, वो इंटरफेयर करती है बच्चे की प्रॉपर या नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बच्चा नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाता, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है, एंड फर्दर हिंडर्स टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम द स्कूल एक्सपीरियंसेस एंड अदर स्कूल एक्टिविटीज। और स्कूल में जो भी काम करवाया जाता है नॉर्मल बच्चे के हिसाब से, एवरेज बच्चे के हिसाब से जो एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं, उनमें ये बच्चों को उससे पूरी तरह से प्रॉफिट या फायदा उसका नहीं ले सकता। सच स्टूडेंट्स नीड स्पेशल एजुकेशन, इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है।
according to the individual needs and limitations of the regular school program. इन बच्चों के लिए हमें जो स्कूल का प्रोग्राम है उसको भी कई बार चेंज करना पड़ता है। बच्चे समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है? द टर्म एक्सेप्शन हैज डिफरेंट मीनिंग विद रिगार्ड टू मेडिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सम पर्सन यूज द टर्म ब्राइट चाइल्ड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है इन बच्चों का। अदर्स मे यूज द टिपिकली एंड डेविएंट चिल्ड्रन और एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, और कई बच्चे जो होते हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। Who are weak in studies. All children are generally exceptional as they are unique in themselves and are different from one another. ये सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये पॉजिटिव साइड भी ये जो डेविएट कर सकते हैं और नेगेटिव साइड भी ये लोग डेविएट कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेशन हमने करनी थी। अकॉर्डिंग टू सैमुअल ए किर्क 1962 में इसने ये डेफिनेशन दी है। एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन who deviates from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent that he requires a modification of school practices or special educational services or supplementary instructions in order to develop his maximum capacity। ठीक है, इसमें इसने ये कहा कि एक्सेप्शनल चाइल्ड वो है who deviate from the normal or average child, जो एवरेज चाइल्ड से बच्चा डेविएट करता है आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अगर एवरेज बच्चे के अगर हम कहेंगे कि पॉजिटिव साइड डेविएट कर रहा है तो बच्चा गिफ्टेड बच्चा हो जाएगा या ब्राइट चाइल्ड हो जाएगा। अगर हम कहेंगे वो नेगेटिव साइड डेविएट कर रहा है तो बच्चा वो एजुकेशनली बैकवर्ड या स्लो लर्नर में बच्चा आ जाएगा, है ना। अब किन किन डायमेंशंस में किसने कहा? इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल प्रैक्टिस, इन एस्पेक्ट्स में बच्चा जो है वो डेविएट कर रहा है। टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज्यादा डेविएट करता है दैट ही रिक्वायर्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, कि उसकी वजह से हमें जो स्कूल में जो काम हम करवाते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, स्कूल का जो प्रोग्राम है हमें उसको चेंज करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज और सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू डेवलप हिज मैक्सिमम कैपेसिटी, और उसको कुछ सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं ताकि उस बच्चे की मैक्सिमम हम उसको डेवलप कर सकें जिसमें जितनी उसमें कैपेसिटी है या जितनी उसकी एबिलिटी है। बच्चे डेफिनेशन क्लियर हो गई? द टर्म टिपिकल और एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू अ ट्रेड और टू अ पर्सन। ये जो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल की, ये क्या है? ये कोई गुण है, ट्रेड यानी गुण, या किसी पर्सन को हम बताते हैं जो उसको Yes, ट्रेड sir. को पोजेस करता है, जो उसके अंदर होता है। अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पोजेशन ऑफ द ट्रेड इज सो ग्रेट दैट बिकॉज ऑफ इट, कि नॉर्मल पोजेशन से वो गुण जो है या ट्रेट है वो इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा डेविएट करता है, चाहे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, दैट बिकॉज ऑफ इट द इंडिविजुअल वारंट्स और रिसीव स्पेशल अटेंशन, जिसकी वजह से उस बच्चे को हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है फ्रॉम हिज फेलो एंड हिज बिहेवियर रिस्पॉन्सेज एंड एक्टिविटीज आर देयर बाय अफेक्टेड। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्टिविटीज हैं वो जो उसका बिहेवियर है वो सारा अफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एम. क्रुइक्सैंट, इसने 1974 में ये डेफिनेशन दी, एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज हु डेविएट्स। अब इसने कहा एक्सेप्शनल बच्चा वो है जो डेविएट करता है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली। अब इसने इमोशनल जो है वो ऐड कर दिया, जो हमने पहली डेफिनेशन करी थी उसमें इमोशनल नहीं था। सो मार्क्ड मार्कली फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ, ये इतना ज्यादा होता है नॉर्मल ग्रोथ से एंड डेवलपमेंट से, दैट ही कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेगुलर स्कूल प्रोग्राम, कि ये इतने डायमेंशंस में बच्चा डेविएट इतना ज्यादा करता है कि नॉर्मल या रेगुलर स्कूल प्रोग्राम जो है उससे बच्चा बेनिफिट नहीं ले पाता, उससे उस बच्चे को कोई फायदा नहीं होता एंड नीड स्पेशल क्लास, और उस बच्चे के लिए हमें स्पेशल क्लासेस अरेंज करनी पड़ती हैं और सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस उसको देनी पड़ती हैं। बच्चे डेफिनेशंस क्लियर हो गई ना तीनों? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लो, शाबाश, वेरी गुड। जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाओगे इस क्लास को उतना ज्यादा फायदा है बच्चे, मैं भी फिर उतनी गहराई में जा पाऊंगा। ओके,
From the above definitions, it can be inferred that every child is born with some type of potentials. कि हर बच्चा जो है उसमें कुछ ना कुछ potentialities तो होती ही हैं, and these potentialities are thought in terms of degree and not in kind. और इनको हम डिग्री में बात करते हैं कि किसी में कितनी ज्यादा है या कम है, ठीक है. इट इज डिफरेंस इन डिग्री दैट मेक्स द चाइल्ड Yes, sir. एक्सेप्शनल. ये जो डिफरेंस होता है ना, ये किसी ट्रेड का वो डिग्री का डिफरेंस होता है. किसी में कोई क्वालिटी या ट्रेड या गुण जो है वो ज्यादा होता है, किसी में कम होता है. सिर्फ होते सब में ही है, ठीक है, सब पोटेंशियलिटी सब में है, लेकिन किसी में ज्यादा है किसी में कम है, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो एक्सेप्शनल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन पोजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मैंने कि आईक्यू लेवल तो हर बच्चे में ही है, बट चाइल्ड इज ट्रीटेड एज गिफ्टेड और एजुकेशनल बैकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन आईक्यू. हर बच्चा, दिमाग तो हर बच्चे में ही है, आईक्यू हर बच्चे में होता है, लेकिन हम बच्चे को गिफ्टेड या एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा तब कहते हैं जब उसके आईक्यू लेवल में डिफरेंस होता है. अगर ज्यादा है तब हम उसको कह देते हैं गिफ्टेड बच्चा है, अगर कम है तो हम उसको कह देते हैं कि बच्चा जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड है. देयरफॉर द टर्म एक्सेप्शनल represents children on both the extremes of achievement in intellectual birth, either they are far above or below the average. वही जो मैंने पहले बात करी कि बच्चा जो है वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हो सकता है. ये अगर हम बात करें कि एवरेज बच्चा जो है वो सेंटर में है, ये पॉजिटिव साइड की बात करेंगे और ये नेगेटिव साइड की बात करेंगे. अगर हम नेगेटिव साइड बात करें तो जो बच्चा है वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो गया, और अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो बच्चा जो है वो गिफ्टेड हो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड जरूरत है. एक्सेप्शनैलिटी इज एन ट्रेट ऑफ अ पर्सन possessing up to the extent of deviation from the normal. ये जो ट्रेट है ये नॉर्मल से डेविएट करता है उस पर्सन के अंदर या उस बच्चे के अंदर. इट इज अप्लाइड टू चाइल्ड हु डिफर मार्केटली फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड. एन एक्सेप्शन चाइल्ड डेविएट फिजिकली, किस किस डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनली बच्चा डिफर कर सकता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन हु कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द रेगुलर क्लासरूम. इसके लिए ये बच्चा जो है वो रेगुलर क्लासरूम से फायदा नहीं ले सकता. इसके लिए हमें अपने रेगुलर क्लासरूम को चेंज करना पड़ेगा, स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, या हमें अपना जो है सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देनी पड़ेंगी. कई बार क्लासेस लगती है ना वो जीरो पीरियड में, जो प्रेयर होती है तब जीरो पीरियड लग जाता है, या छुट्टी के बाद भी क्लास लग सकती है एक. और कई बार जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ाने के लिए टीचर रिसेस में भी पीरियड ले लेता है, ठीक है. ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं. एक्सेप्शनल चाइल्ड रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस, ये जो हमने बात करी, ताकि बच्चे का जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी हम उसकी डेवलप कर सकें. एंड एक्सेप्शनल चाइल्ड बिलोंग टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम्स. ये मैंने जो अभी बात करी थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम्स की, नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और बीच में जो है वो एवरेज बच्चे होते हैं. एंड एक्सेप्शनल चाइल्ड डिफर इन डिग्री नॉट इन काइंड. बच्चा जो है वो डिग्री में डिफर करता है. जैसे मैंने आईक्यू में बात करी थी कि आईक्यू सब में होगा, लेकिन जिसमें ज्यादा होता है, ज्यादा है डिग्री उसकी, वो गिफ्टेड हो गया, जिसमें कम है वो एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा हो गया. द यूनिकनेस मे आल्सो बी नोटिस्ड इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस. ये जो एक्सेप्शनैलिटी है या यूनिकनेस है, ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है कि उस बच्चे को पहले जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है वो कैसे मिले. बच्चे समझ आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ये एक दो बच्चे की आवाज आती है मेरे को, बाकी बच्चों कोई नहीं बोलता. बाकी हैं सारे क्लास में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. So, हाँ, तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. ये ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. फिजिकली एक्सेप्शनल बच्चे हैं. फिजिकली एक्सेप्शनल बच्चे में आएगा सेंसरी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसमें हियरिंग इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, या मोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी है, और क्रिपल चिल्ड्रन है. मेंटली एक्सेप्शनल में आएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये हमारे सिलेबस में है. गिफ्टेड चिल्ड्रन ये हम करेंगे डिटेल में. क्रिएटिव चिल्ड्रन भी हमारे सिलेबस में है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी ज्यादा होती है जिन बच्चों में. मेंटली रिटार्डेड होते हैं, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड और ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, ठीक है. जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जा सकता है वो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता उनको सिर्फ ट्रेनिंग दी जा सकती है कि बच्चे जो है वो अपना डेली रूटीन का जो काम है वो इजीली कर सकते हैं.
एजुकेशनली ब्राइट चिल्ड्रन हैं, अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें इनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, या एजुकेशनली ब्राइट बच्चे हैं वो गिफ्टेड होते हैं। एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे जो हैं वो हमारे सिलेबस में है, ये हम डिटेल में करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको बच्चों को पढ़ने में, सीखने में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। सोशल और इमोशनल लेवल पे डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, जो बच्चे अकेले रहते हैं, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, माल एडजस्टेड बच्चे हैं, जो उस इन्वायरमेंट या सिचुएशन में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, वो माल एडजस्टेड हैं। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन हैं, ये बच्चे हमेशा तंग करते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट वो हैं जो छोटे बच्चे 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, जब वो कोई एंटी सोशल एक्टिविटी या क्राइम करते हैं जिसके कारण उन बच्चों को जेल में जाना पड़ सकता है, जुवेनाइल जो कोर्ट्स हैं उनमें जाना पड़ता है। मल्टीपल एक्सेप्शनल है, सेरेब्रल पाल्सी इसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चे में ये सारी तरह की कई तरह की जो प्रॉब्लम उसमें होती हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं। इनमें हमारे जो सिलेबस में है, मैंने पहले बताया गिफ्टेड चिल्ड्रन हमारे सिलेबस में है, क्रिएटिव चिल्ड्रन भी है हमारे सिलेबस में, एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन हमारे सिलेबस में है, ये हम बात करेंगे। आई थिंक डेलिक्वेंट बच्चे भी हैं हमारे सिलेबस में, है ना? हाँ, तो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन आल्सो नोन एज द स्लो लर्नर्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो बच्चे हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, ये क्लासरूम की स्पीड से नहीं पढ़ पाते, स्लो होते हैं और एकेडमिकली वीक बच्चे होते हैं। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर है। दी चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन दोज हू शो इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली, ये नॉर्मल बच्चे की स्पीड से नहीं पढ़ पाते इन स्कूल एक्टिविटीज। दीज चिल्ड्रन आर अनेबल टू डू देयर क्लास वर्क, क्लास में जो भी काम चल रहा है ये बच्चे उस काम को सही तरीके से उस स्पीड से, जिस स्पीड से एवरेज बच्चा किसी काम को कर सकता है, ये बच्चे उस स्पीड से काम को नहीं कर सकते। टीचर फेस these problems who do not make progress in their studies and fail to perform well in their exam। अब बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पाते, क्लासरूम में जो चल रहा है उसे स्लो होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो है वो पेपर में भी अच्छा काम नहीं कर पाते। दे डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द नॉर्मल टीचिंग इन द क्लास, नॉर्मल टीचिंग जो चल रही है उससे उनको फायदा नहीं होता, उनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। और जो ऐसे बच्चे हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो हार्मफुल है, गिफ्टेड बच्चों के लिए भी और एवरेज बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये एवरेज से भी स्लो हैं, तो गिफ्टेड से तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए। और अगर टीचर इन बच्चों के अकॉर्डिंगली स्लो स्पीड से पढ़ाएगा तो वो एवरेज के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और गिफ्टेड के लिए तो बोरिंग है ही, क्योंकि गिफ्टेड को वो बात पहली बार में समझ आ जाएगी, जब वो एवरेज और स्लो लर्नर के लिए जब टीचर रिपीट करेगा बात, तब ये दोनों बच्चों के लिए वो बोरिंग होगा, गिफ्टेड और एवरेज। टीचर एक्सप्लेन, यही बात आगे करी है, टीचर एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन फॉर एजुकेशन बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड इट बिकम्स अनइंटरेस्टिंग फॉर द अदर स्टूडेंट्स। जब टीचर बार बार रिपीट करता है तो बाकी बच्चों के लिए वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। दिस चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ इनफीरियरिटी। और जब ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब टीचर इन बच्चों के लिए बार बार रिपीट करता है या इनकी स्पेशल क्लास लेता है तो इन बच्चों में सेंस ऑफ इनफीरियरिटी भी आ जाती है, हीन भावना जिसको हम कहते हैं कि हम दूसरे बच्चों से कमजोर हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सिरिल बर्ग, अ बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इज in the middle of his school, यानी कि about 10.5 years, is unable to do work of the class below that which is normal of for his age। तो बच्चा जो है जब वो स्कूल में होता है लगभग इतने साल का, 10 साढ़े 10 साल का, वो उतना काम भी नहीं कर पाता जितना कि नॉर्मल है उसकी उम्र के बच्चों के लिए करना। ठीक है, अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर एज, मतलब जितना उसकी एज के बच्चे के लिए नॉर्मल है काम करना, ये बच्चा उतना भी नहीं कर पाता। बार्टन हार्ट ने कहा बैकवर्डनेस इन जर्नल इज अप्लाइड टू केसेस वेयर देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स आर लोअर देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। इसने कहा कि एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा वो है जिसकी एजुकेशनल अटेनमेंट्स या अचीवमेंट्स कम है देन दे आर कैपेबल ऑफ, जो हमने पहले बात करी थी कि ट्रेड सब में होता है, गुण सब में है, लेकिन ये उसके कम अचीव करते हैं, एकेडमिकली कम अचीव करते हैं, जितनी इनमें समर्था होती है ये उतना अचीव नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू स्कॉनर, बैकवर्ड पीपल इज वन हु कंपेयर विद अदर पीपल ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज शो मार्क्ड एजुकेशनल डेफिशिएंसी। तो बैकवर्ड बच्चा वो है
जब उसको कंपेयर किया जा सकता है सेम क्रोनोलॉजिकल एज होती है जितनी बच्चे की फिजिकल एज है। 10 साल में अगर बच्चे की एवरेज है तो जब उस 10 साल के बच्चे को हम 10 साल के दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं तब उसकी परफॉर्मेंस जो है उससे कम होती है। शो मार्क्ड एजुकेशनल डेफिशिएंसी। तो 10 साल के बच्चे से जब 10 साल के बच्चे को कंपेयर किया जा सकता है तो बैकवर्ड बच्चा वो होगा जिसकी परफॉर्मेंस कम होगी अपने हम उम्र के बच्चे। एजुकेशनल कोशेंट एक टर्म है, जैसे इंटेलिजेंट कोशेंट एक टर्म होती है उसी तरह से एजुकेशनल कोशेंट है। तो ये जो टर्म है एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल कोशेंट। बर्ट ने ये टर्म दी बैकवर्डनेस। इसने इसकी डेफिनेशन क्या कहा, एजुकेशनल कोशेंट इज इक्वल टू अटेनमेंट लेवल और एजुकेशनल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये बच्चे की असल उम्र कितनी है, ठीक है। मान लो बच्चे की जो असल उम्र है वो है 10 साल, और अटेनमेंट लेवल और एजुकेशनल एज, और जो उस बच्चे की अटेनमेंट या एजुकेशनल एज है, एजुकेशनल एज का मतलब है कि कितने साल की उम्र के बच्चे को उसको आता है। मान लो उसको आता है 8 इयर्स के बच्चे के जितना, 10 to 100, तो उसकी बच्चे एजुकेशनल कोशेंट कितना हो गया बताना जरा। 80, शाबाश। हाँ 80, 80%. 80, ठीक है। तो बर्ट ने ये कहा कि बैकवर्ड बच्चा वो है वन हुज एजुकेशनल कोशेंट इज बिलो 85। तो जिसका एजुकेशनल कोशेंट 85 से कम है वो बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड हो गया ना बच्चा। Yes, sir. 80 आया है इसका, है ना। 85 से कम अगर है तो Yes. वो एजुकेशनल बैकवर्ड। So according to Freeman, educational age represents a pupil's average level of achievement in a group of school subjects. Educational age जो अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ी वो क्या है, pupil's average level of achievement in a group of school subjects। बच्चे जो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें उसकी कितनी अचीवमेंट है, measured by means of standardized test। इसको मेजर कैसे करेंगे, standardized test से in terms of average for various chronological age in a school, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस की अगर हम बात करें तो कितनी तरह की होती है, ये जनरल बैकवर्डनेस है और एक स्पेसिफिक बैकवर्डनेस है। जो जनरल बैकवर्डनेस है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो हर सब्जेक्ट में ही बैकवर्ड होता है, ठीक है। वीक इन ऑल स्कूल सब्जेक्ट, मैथ भी नहीं आता, साइंस भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, ऐसे बच्चों को कई बार ड्राइंग करना भी नहीं आता, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चा कुछ सब्जेक्टों में तो ठीक होगा लेकिन किसी में पीछे हो सकता है। मान लो बच्चे को मैथ और इंग्लिश आता है लेकिन साइंस नहीं आती, या कुछ और कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है, मैथ साइंस आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। बच्चे क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंफीरियर इन फिजिकल एंड हेल्थ डेवलपमेंट, ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे होते हैं इनकी फिजिकल भी ठीक नहीं होती, हेल्थ जो है वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं होते, इनको कोई ना कोई कमजोरी होती है। पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, इनका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है ना। इनको को भागो या कोई गेम खेल लो तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ना होने के कारण ये उस काम को भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे कई बार। मोर रिएक्शन टाइम लगाते हैं, जैसे एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे को कुछ करो कहो ना कि ये काम करना है तो वो उस काम को रिएक्ट करने में बड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। स्लो स्लो चलते हैं हर काम को। स्लो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, इन बच्चों की जो मोटर डेवलपमेंट है, जो फिजिकल जो हाथ पैर हैं या जो पेन पकड़ना है या पेंसिल पकड़नी है और भी कई तरह के जो काम करने हैं मोटर डेवलपमेंट होनी है वो स्लो होती है। डिफेक्ट्स इन विजुअल स्पीच और हियरिंग, किसी भी तरह का ये डिफेक्ट हो सकता है। पुअर इन मोटर स्किल्स मैंने बात करी। नॉर्मली फॉल इन, और ये बच्चे जो हैं वो फिजिकली और मेंटली ये जो हेल्थ ठीक नहीं होती इसलिए नॉर्मली बीमार भी ये बच्चे पड़ जाते हैं। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहली बात करी, एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चा है तो आईक्यू क्या होगा इसका, कम होगा, है ना। लेसर एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे कंक्रीट थिंकिंग ही कर पाते हैं। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं कि अगर मैं कहूं कि 3+5 करके बताओ कितना है तो ये बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएंगे। अगर इनको 3 आइटम
3 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस देके कहा जाए कि इसको टोटल करो तो वो जल्दी कर सकेंगे कंपैरेटिवली अब्स्ट्रैक्टली। लेस रीजनिंग पावर, इनकी रीजनिंग पावर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द एवरेज चाइल्ड। कांट सी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। अगर कोई सिचुएशन दी जाए और सिचुएशन में कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ फैक्टर्स हो, ठीक है, तो ये उनमें आपस में रिलेशनशिप नहीं देख पाते कि उनका क्या रिलेशनशिप है, उन वेरिएबल्स का, फैक्टर्स का, उन चीज़ों का, और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करें, ये रिलेशनशिप नहीं देख पाते। बच्चे ये पॉइंट समझ में आया? कांट सी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। हेलो हेलो। Yes, sir. बच्चे ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं तो दोबारा समझाऊंगा विद एग्जांपल। कांट सी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। सर दोबारा समझा दो। हाँ, देखो, मैंने कहा कि ये बच्चे जो हैं वो कुछ फैक्ट्स और कंसेप्ट्स अगर होते हैं, कुछ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में अगर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो ये बच्चे उन चीज़ों का रिलेशनशिप आपस में नहीं देख पाते। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारी थ्योरी है इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, उसमें एक चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी का नाम है सुल्तान। हम इसको डिटेल में करेंगे जब थ्योरी करेंगे। तो सुल्तान को ना, चिंपैंजी है तो उसको केले खाना ज़्यादा पसंद है, तो केले ना हमने क्या किया, छत के साथ टांग दिए केले, ठीक है। लेकिन वो छत इतनी ऊंची थी कि वो जंप करके उनको नहीं ले सकता केलों को, ठीक है। और इसी तरह से उसने दो बॉक्स रख दिए, और बॉक्स की हाइट इतनी है कि वो एक बॉक्स के ऊपर चढ़ के भी अगर जंप करता है वो तब भी केलों तक नहीं पहुंचा, जब तक वो दो बॉक्स एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेगा। बच्चे सिचुएशन समझ आ गई यस सर। है ना? Yes, तो sir. अब इस सिचुएशन में क्या है, देखो वही फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, चीजें हैं, ठीक है। मैं बच्चे पे लेके चलते हैं, है ना? तो वो बच्चा जब तक वो पूरी सिचुएशन को नहीं देखेगा, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं देखेगा, तब तक वो काम को नहीं कर पाएगा। अब वो चिंपैंजी या बच्चा रख लो उसकी जगह, अगर समझना है डिटेल में, तो जब तक चिंपैंजी जो है वो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखेगा नहीं, वो दो बॉक्सेस में वो रिलेशनशिप नहीं स्टेब्लिश करेगा, तब तक वो अपने गोल तक या जो उसका खाना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से रियल लाइफ में भी जब तक बच्चा जो है वो जो सिचुएशन उसके सामने आ रही है, जब तक उसमें जो वेरिएबल्स हैं या जो चीजें हैं उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं देखेगा, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ अब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. शॉर्ट स्पैन ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इन बच्चों का जो इंटरेस्ट है, ध्यान है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। ये बच्चे ना बड़ी जल्दी थक जाते हैं, 5 मिनट के बाद इनको ब्रेक लेनी है। कंसंट्रेशन पावर, इंटरेस्ट, अटेंशन ज्यादा देर तक एक चीज पे ये लोग नहीं लगा सकते। कांट कोरिलेट वेरियस एक्सपीरियंसेस। पहले भी इन्होंने चाहे सेम चीज करी है, सेम एक्सपीरियंसेस करे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को नई चीज सीखने में यूज नहीं कर पाते। जैसा हमने पीछे एक चैप्टर कर लिया ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसमें यही होता है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमने यूज करना होता है कोई नई चीज सीखने में, तो ये बच्चे उसमें भी ज्यादा अच्छे नहीं होते। पुअर मेमोरी, याददाश्त शक्ति कमजोर होती है, और जिसकी याददाश्त शक्ति कमजोर है, आईक्यू कम है, एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, तो वो क्रिएटिव तो नहीं हो सकता है ना, कम होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग भी इनकी नहीं होगी। पुअर इन एबिलिटी टू प्लान, ये बच्चे प्लानिंग नहीं अच्छी करते, और इंडिपेंडेंट वर्क तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, इनको किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है। सोशल एंड मोरल प्रैक्टिसेस। अब डेवलप अनडिजायरेबल सोशल ट्रेट्स। अब ये पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, तो ये जो है वो अनडिजायरेबल सोशल ट्रेट्स में इंडल्ज हो जाते हैं। मतलब जो समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते, अनडिजायरेबल जो है वो डेवलप हो जाता है। इंसिडेंस ऑफ चीटिंग इज हायर इन देम। अब इनको समझ में तो आ नहीं रहा कि क्लास में क्या हो रहा है, तो ये बच्चे जो है वो चीटिंग करके पास करने होने की कोशिश करते हैं। सोशल डेवलपमेंट इज लेस देन द चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। इन बच्चों की जो सोशल डेवलपमेंट है वो एवरेज बच्चे से कम होती है। पुअर एडजस्टमेंट इन द क्लास एंड रिजेक्टेड बाय द क्लासमेट। अब जो बच्चा स्लो लर्नर है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, अच्छे से नहीं पढ़ता, तो जो बाकी बच्चे हैं वो उनके साथ एडजस्ट नहीं होते, और उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो बच्चा जो है इसको नहीं आता कुछ भी, वो उसके साथ फ्रेंड बनते ही नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं साइकोलॉजिकली।
सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना Yes, sir. Yes, कि sir. कि जो बच्चा क्लास में होशियार है सारे जने चाहते हैं कि मैं उसके साथ ही वो मेरा ही दोस्त बने सिर्फ। ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड या स्लो जो बच्चा होता है उसकी सोशल डेवलपमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन। ये जो भी हम बातें कर रहे हैं बच्चे एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ही है हमेशा। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ये रिलेटिव साइंस है, हमेशा हम इसको रिलेट करके बताते हैं, एग्जैक्ट साइंस नहीं है ये। आइसोलेटेड इन द क्लास, वही जो फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आइसोलेट हो जाएगा। पुअर इंटरेक्शन विद द टीचर, बच्चे जब इन बच्चों को क्लासरूम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा या कम समझ में आता है तो बच्चे जो है वो शाई फील भी करते हैं, कहीं जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो गलत ही तो नहीं पूछ रहा, कहीं मेरा क्वेश्चन ही गलत है ना, तो बच्चे इंटरेक्ट भी नहीं करते। और ये एक कारण इनका फर्दर हो जाता है कि इनको आगे फिर नहीं समझ में आता। लेस पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में जो मर्जी करते रहो, क्लासरूम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करा लो, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, डिबेट, डिस्कशन, ये कम पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। गुड एडजस्टमेंट इन नॉन एकेडमिक एरिया। हाँ, कई बार क्या होता है अगर कोई प्ले हमने कोई गेम खिलवानी है उसमें बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं एज कंपल्सरी डिफेंस मैकेनिज्म। वो डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है। मैं तो जी खेलने गया हुआ था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। कई बार ना ये बच्चे जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं कई बार ये बहाने बहुत मारते हैं, है ना, कि मैं तो जी प्रैक्टिस कर रहा था जी इस करके मैं सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पाया। है तो नहीं बच्चे आप लोग में से कोई स्पोर्ट्स का बच्चा? No, sir. या कई बार बच्चे कहीं और बहाने भी मारते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इसको यूज करते हैं, है ना। मैं तो जी वो आर्ट वाले मैडम का काम कर रहा था जी, या मैं किसी और मैडम का या सर का काम कर रहा था जी, मैं इसलिए पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म भी ये बच्चे लगाते हैं। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ये हमने सारी बातें कर ली हैं। लर्न करेंगे एट अ स्लो रेट, पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटी इज नॉट गुड, कैन नॉट पेस विद द क्लास, क्लास की स्पीड के साथ नहीं चल पाते, पुअर इन वन सब्जेक्ट और इन ऑल सब्जेक्ट, जो हमने टाइप्स करी थी, या तो किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर होंगे या सारे सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट में अगर बच्चा कमजोर होता है तो कौन सी बैकवर्डनेस है? अगर सारे, General. हाँ, अगर अगर सारे में ही कमजोर है General. तो जर्नल बैकवर्डनेस है। अगर एक या एक से थोड़ा एक या दो सब्जेक्ट में है तो Specific. स्पेसिफिक स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। वीक इन डूइंग होमवर्क, अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो वो होमवर्क भी नहीं करके आता, और ये होमवर्क ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब उसने घर जाके एक दिन काम नहीं किया तो जो टीचर ने अगले दिन कराना है वो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ऐसे करके बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेलिकेट हो जाता है और फिर वो ड्रॉप आउट की तरफ चल पड़ता है। लो अचीवर्स इन टेस्ट एंड एग्जाम, समझ में नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्लासरूम में, तो जब टेस्ट आते हैं तो उसमें भी नंबर इनके कम आते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, आहिस्ता आहिस्ता फिर इनका क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, इनका पढ़ने में मन ही नहीं होता। दे हैव इनएडुकेट स्टडी एंड इंक्वायरी स्किल्स, इंक्वायर तो ये करते ही नहीं है, क्वेश्चन तो ये पूछते ही नहीं है। ठीक है ना, पढ़ने का तरीका भी इनका ठीक नहीं होता। बच्चे समझ में आ गए ये प्रैक्टिस सारी? Yes, Yes, sir. sir. Yes.